press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th सॉलिड स्टेट वीडियो नंबर 3। आज का टॉपिक है वो है आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। जो आपका इसमें फर्स्ट नंबर है वो है आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस। सेकेंड नंबर है कोवैलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। थर्ड आपका है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आणविक ठोस। और आपका फोर्थ नंबर है मेटालिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस। आइए देखते हैं आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स, इनके बारे में देख लेंगे। क्या है कि इनके जो अवयवी कण हैं, आयनिक ठोस के जो अवयवी कण हैं वो क्या है? आयन है। आयन में क्या होंगे? धन आयन और ऋण आयन होंगे। तो कहने का मतलब कि जो आपका आयनिक ठोस होता है, जो आयनिक ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होंगे? धन आयन और ऋण आयन होंगे। आगे देखिए आकर्षण बल। अब इनमें धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो बल लगेगा, जो आकर्षण बल है वो कौन सा होगा? देखिए एक होगा आयनिक बंध, धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो आकर्षण बल है वह क्या है? आयनिक बंध है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। और क्या है? विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके और इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड। इन्हीं बंधों के कारण ये आपस में बंधे होते हैं। आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वह आयनिक बंध और विद्युत स्टैटिक आकर्षण बल के कारण आपस में बंधे होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं लक्षण क्या होता है। लक्षण में देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण। आयनिक जो ठोस होते हैं उनमें प्रबल बल होते हैं, वो प्रबल बलों के कारण आपस में बंधे होते हैं। तो क्या कह रहा है? प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण ये कठोर और भंगुर होते हैं एवं इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। गलनांक, क्वथनांक और क्या होते हैं? गलनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं। चलिए हम देखते हैं एग्जांपल में एनसीएल है तो N टूटेगा प्लस में, Cl माइनस टूटेगा प्लस और माइनस। हम इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए हम देखते हैं। हम बताइए पहले Na और Cl, Na जो है इनको हम तोड़ दिए हैं। इसमें कौन सा पार्ट छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा? Na छोटा होगा या Cl छोटा होगा? तो क्या होगा? प्लस, प्लस जो होगा वह छोटा होगा। देखिए ये हमने बनाया प्लस, फिर हमने इसको किया बड़ा माइनस, फिर छोटा किया प्लस, फिर बड़ा किया माइनस। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? छोटा करेंगे प्लस, प्लस में। फिर यहाँ हम करेंगे बड़ा करेंगे माइनस, छोटा करेंगे प्लस, फिर बड़ा करेंगे माइनस, छोटा और बड़ा। प्लस होगा माइनस। ये देखिए ये NaCl का क्रिस्टल चालक है। क्या है? NaCl का क्रिस्टल चालक है। अब देखिए इनके और इनके बीच में जो बल लग रहा है, जो आकर्षण बल है वो कौन सा है? विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, जो काफी प्रबल है, बहुत ही मजबूत है। इनमें जो
प्लस और माइनस के बीच में जो आकर्षण बल लग रहे हैं या जिनके कारण ये आपस में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, वो आपका आयनिक बंध है या फिर हम कहेंगे विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। और ये बल क्या होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, जिनके कारण ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। देखिए प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण ये कठोर होते हैं। तो इनमें प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, प्लस और माइनस के बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिनके कारण ये कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। और ये भंगुर होते हैं। एक भंगुर भी है, भंगुर है। भंगुर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, उस पर अगर हम कोई देख लीजिए ये चौक है, चौक है ये, अगर हम इसे मोड़ना चाहें, इसे हम इसको मोड़ना चाहें तो नहीं मुड़ेगा ना, टूट जाएगा। चौक को अगर हम चाहें कि मोड़ लें तो नहीं मुड़ेगा, ये टूट जाएगा। कहने का मतलब कि जो ठोस मुड़ने पर ना मुड़े, टूट जाए, उसे कहते हैं भंगुर। तो ये आपका क्या होते हैं, ठोस, ये ठोस आपके भंगुर होते हैं। एवं गलनांक और इनके जो क्वथनांक होते हैं उच्च होते हैं, क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों के बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, जो विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होते हैं, जिनके कारण ये बंधे होते हैं, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसको जो आपका जालक है इसे हम कहेंगे आयनिक क्रिस्टल जालक। ये है, क्या लिख रहे हैं हम, आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना है। तो ये आपका जो है NaCl का स्ट्रक्चर है। इनके अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कणों के बीच में आयनिक बंध विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होते हैं, जिनके कारण ये काफी कठोर होते हैं। और कठोर होते हैं तो इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे नंबर क्या है, इसमें क्या है कि धन आयन ऋण आयन से और ऋण आयन धन आयन की निश्चित संख्या से घिरा होता है। जो इसमें आप देख रहे हैं जो पॉजिटिव है वह निगेटिव से, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की एक निश्चित संख्या से घिरा होता है। यह संख्या R पॉजिटिव और R नेगेटिव पर निर्भर करती है। कहने का मतलब जो संख्या होगी वह R पॉजिटिव का मतलब होता है धनायन की त्रिज्या और R नेगेटिव होता है ऋणायन की त्रिज्या। तो इनका जो अनुपात होता है, इनके अनुपात पर ये संख्याएं डिपेंड करती हैं कि कौन किसको कितना घिरा हुआ है। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ एक ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब इस प्लस वाले को कितने माइनस आपस में घिरे हुए हैं, देखिए 1 2 3 और 4। तो इस प्लस को 4 यहाँ पर घेरे हुए हैं। क्योंकि क्रिस्टल जालक है तो हमने केवल एक ही परत बनाया हुआ है, यहाँ पे केवल एक ही परत है, तो इसके और भी तो परत होंगे। देखिए तो एक जो प्लस के पीछे एक माइनस होगा, इसके पीछे होगा माइनस, इसके आगे हमारे साथ माइनस होगा। तो कहने का मतलब कि एक पॉजिटिव को 6 नेगेटिव आपस में घेरे हुए हैं। और उसी प्रकार एक नेगेटिव को 1 2 3 4 एक हमारी तरफ एक इसके पीछे, तो 6। तो कहने का मतलब कि एक पॉजिटिव को 6 नेगेटिव आपस में घेरे होते हैं और एक नेगेटिव को 6 पॉजिटिव आपस में घेरे हुए होते हैं। तो यहाँ वही है कि धन आयन ऋण आयन से और ऋण आयन धनायन की निश्चित संख्या से घिरा होता है। और वो संख्या होती है वो डिपेंड इस पे करती है R पॉजिटिव और R नेगेटिव के अनुपात पर। ये संख्याएं 6 से अधिक भी हो सकती हैं, संख्याएं 6 से अधिक भी हो सकती हैं। कैसे, R पॉजिटिव R नेगेटिव, जो R है वो प्लस है, कहने का मतलब कि धनायन की त्रिज्या, और ये क्या है, ऋण आयन की त्रिज्या। धन आयन और ऋण आयन, तो धन आयन की त्रिज्या छोटी होती है और ऋण आयन की त्रिज्या
बड़ी होती है। अगर इसकी धनायन की त्रिज्या अगर 1 है तो कहने का मतलब कि ऋणायन की त्रिज्या 1 से अधिक होगा, यही ना। अगर धन आयन की त्रिज्या 1 मानते हैं तो ऋण आयन की त्रिज्या 1 से अधिक होगी। जो आपका अंश है वो कम है, जो आपका हर है वो अधिक है, तो इसका अनुपात में ये आपका अधिक है। जब ये अधिक होंगे यहाँ पर संख्याएं बढ़ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर इनका अनुपात अधिक है तो क्या करेंगे, इनकी संख्या और अधिक हो जाएगी। एक पॉजिटिव को और अधिक भी नेगेटिव घेर सकते हैं, या एक नेगेटिव को और अधिक भी पॉजिटिव 6 से अधिक भी उनको घेर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमें इसमें क्या है कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, परंतु गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। कहने का मतलब उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होगी, जबकि गलित अवस्था में या फिर विलयन अवस्था में ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, उसमें जो है करंट प्रवाहित होगी। आइए देखते हैं उसमें। देखिए है आपका ठोस नमक, क्या है, ठोस नमक NaCl, ये आपका ठोस नमक है। हम क्या करें, देखिए ये है आपका Na प्लस में और Cl माइनस में। तो Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, इनका बॉन्ड जो होगा ऐसे होगा, इनका बॉन्ड तो टूटने को नहीं है, ये इनके जो बॉन्ड है आपस में टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये ठोस अवस्था में है। अब देखिए मान लीजिए हम इसे किसी एक बर्तन में लेते हैं, ये रहा कोई प्लास्टिक का बर्तन, यहाँ मैं ले लिया, फिर यहाँ आपका है Na और ये है Cl, ये है प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस, और हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं प्लेट जो माइनस का है, जिसको हम लोग कहेंगे कैथोड, और एक हम यहाँ लगा दे रहे हैं प्लेट जो आपका है प्लस का जो एनोड का है, ये वाला। ये है आपका ठोस अवस्था में है, क्या है, ठोस अवस्था में NaCl है, इनके ऊपर पॉजिटिव होता है, इनके ऊपर नेगेटिव होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ज्यों के त्यों रहेंगे। तो क्या ये आपस में टूटेंगे, ये टूटेंगे नहीं, टूटेंगे, तो इनमें करंट प्रवाहित नहीं होगी, इनमें करंट नहीं बहेगी, विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जब हम इन्हें क्या करें, जब इन्हें क्या लेंगे, मतलब कि कहने का मतलब कि जब हम इन्हें गलित अवस्था में लेंगे या विलयन अवस्था में लेंगे, गलित का मतलब ये होता है कि इनको हम गर्म करके पिघला दें, इनको हम गर्म करके पिघला दें, या फिर हम इन्हें आशुद्ध जल में घोल के इनका विलयन बना दें। और उस अवस्था में जब हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे जो हम करंट को फ्लो करेंगे, बहाएंगे, तो क्या होगा, ये बंद आपस में टूट जाएंगे। और ये जब आपस में बंद टूट जाएंगे तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त होंगे, इनमें जो आयन होंगे वह मुक्त आयन होंगे। यहाँ पे जो देखिए हम लिख रहे हैं, ये आपका है गलित अवस्था, या इसको हम बोलेंगे विलयन अवस्था, विलयन अवस्था। इन्हें हम अगर गलित अवस्था में लेते हैं या फिर विलयन अवस्था देंगे, गलित का मतलब होता है कि इन्हें हम गर्म करके पिघला दें, इन्हें हम गर्म करके पिघला दें, या फिर विलयन अवस्था का मतलब होता है कि इन्हें हम आशुद्ध जल में मिला करके इनका घोल बना दें। उस कंडीशन में अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन, इनमें हम करंट को फ्लो कराते हैं तो ये बंद आपस में टूट जाएंगे, और जब ये बंद टूट जाएंगे तो इनमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन उत्पन्न हो जाएंगे। क्या होंगे, मुक्त आयन। तो यहाँ देखिए इनके बीच में मुक्त आयन उत्पन्न हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो सोडियम होगा पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, ये कहाँ आएंगे, नेगेटिव की तरफ आएंगे। कहने का मतलब कि जो आपका माइनस वाला प्लेट है वहां आएंगे, और जो आपका Cl है वो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की ओर जाएंगे।
ये यहाँ आएंगे, ये 1 टूट जाएंगे तो ये यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ जाएंगे, और इस विलयन में, इस पूरे विलयन में क्या होगा, एक मुक्त आयन उत्पन्न हो जाएगा, और जो मुक्त आयन उत्पन्न होगा वही क्या होता है, वही तो विद्युत धारा होती है, वही से तो करंट निकलती है। तो जो आपका मुक्त आयन है, मुक्त आयन ही क्या होती है, विद्युत धारा होती है, और पूरे विलयन में विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ठोस अवस्था में क्या होते हैं, आयनिक ठोस जो होंगे वह ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि उसमें मुक्त आयन नहीं होते हैं। और जो होते हैं गलित अवस्था या विलयन अवस्था में होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें मुक्त आयन उत्पन्न होते हैं या मुक्त आयन होते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होते हैं, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। पूरे पात्र में क्या होती है, पूरे पात्र में जो आपके आयन होंगे वो मूव करने लगते हैं, और वहां से एक धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, गलित अवस्था हो या फिर विलयन अवस्था हो। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से इसकी शॉर्ट ले लेंगे ताकि आप इसको अच्छे से लिख सकें। ये है आपका सहसंयोजक ठोस या कोवैलेंट सॉलिड, इसकी अंग्रेजी है। तो क्या कहते हैं इसमें कि जो सहसंयोजक ठोस होता है या फिर कोवैलेंट जो होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनका जो अवयवी कण होता है, कहने का मतलब कि सहसंयोजक ठोस जिनसे मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु या हम एटम कह देंगे ना। तो यहाँ क्या हो गया कि सहसंयोजक जो ठोस होते हैं उनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। कहने का मतलब कि जो सहसंयोजक ठोस होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या फिर कहेंगे कि सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण परमाणु उसमें होते हैं। आकर्षण बल, अब इन परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल क्या होंगे, नाम से देखिए सहसंयोजक ठोस, एक क्या होता है, सहसंयोजक बंध भी होता है, आप जानते हैं। तो इन परमाणुओं के बीच में क्या होंगे, कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक ठोस अवयवी कण जो इनके होंगे क्या होंगे, परमाणु होंगे, और इन परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा या फिर ये परमाणु आपस में जो बंधे होते हैं वो किसके द्वारा बंधे होते हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। एक बात और, जो आपका सहसंयोजक ठोस है इसे हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नेटवर्क मतलब जाल जो होता है, हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए आकर्षण जो बल है, परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वह सहसंयोजक बंध है। कहने का मतलब कि जितने परमाणु आपस में, सब परमाणु मिल कर क्या आएंगे, साझेदारी से एक बंध बनाएंगे जो आपस में गुथे रहेंगे, पूरा एकदम ढेर सारे में पूरा गुथे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जो एक जाल जैसा संरचना बना रहता है, जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। इसलिए इसे हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं आगे इनका लक्षण क्या होता है। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वह त्रिविमीय संरचना के होते हैं। कहने का मतलब कि जो सहसंयोजक ठोस होता है उनकी संरचना त्रिविमीय होती है, और जिनके कारण सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, और इनका गलनांक भी उच्च होता है। यहाँ पे आपको प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा कि सहसंयोजक ठोस का गलनांक अधिक क्यों होता है। पूछेगा कि सहसंयोजक ठोस के गलनांक अधिक क्यों होते हैं, तो उसका जवाब क्या होगा कि सहसंयोजक ठोस के गलनांक अधिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी संरचना त्रिविमीय संरचना होती
है, इसलिए उनके गलनांक उच्च होते हैं। और भी बन सकते हैं, ये कठोर क्यों होते हैं और भंगुर क्यों होते हैं। भंगुर का मतलब आपको पिछले टॉपिक में बताया गया है कि भंगुर क्या होते हैं। भंगुर का मतलब ये होता है कि जिस धातु को या जिस ठोस को हम मोड़ना चाहें और वो मुड़ न पाए, टूट जाए, उसे हम भंगुर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि त्रिविमीय संरचना के कारण सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। इनका जो गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। आपसे कोई पूछ लेगा, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि सहसंयोजक ठोस कठोर, भंगुर और इनका गलनांक अधिक क्यों होता है, तो आपके पास जवाब रहेगा कि सहसंयोजक ठोस के जो सहसंयोजक ठोस कठोर, भंगुर और इनका गलनांक अधिक इसलिए होता है क्योंकि इनकी संरचना त्रिविमीय होती है। दूसरा पॉइंट है गलन से पूर्व अपघटित। कहने का मतलब कि गलने से पहले ही सहसंयोजक ठोस टूट जाते हैं, 2, 3, 4 भागों में टूट जाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे ही हम सहसंयोजक ठोस को गलाना प्रारंभ करेंगे, स्टार्टिंग से ही वो क्या करेंगे, टूट जाएंगे, 2-3 भागों में टूट जाएंगे, उसके बाद ये गलना स्टार्ट करते हैं। आगे है नंबर 3, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। तो जो सहसंयोजक ठोस होते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिनके कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। कहने का मतलब कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, ये विद्युत का कुचालक होता है। आगे नोट देखिए, नोट में क्या है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। धातुएं देख लीजिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं इसलिए क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। आगे है इसमें विद्युत अपघट्य। एक बात और देखेंगे हम कि विद्युत अपघट्य का विलयन सुचालक होता है। तो सहसंयोजक ठोस से ठोस का अगर हम कोई विद्युत अपघट्य का विलय बनाते हैं, सहसंयोजक ठोस का अगर हम कोई विद्युत अपघट्य विलयन उसका हम बनाते हैं तो वह सुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। तो विद्युत अपघट्य का विलयन सुचालक, विद्युत अपघट्य का विलयन क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि उसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल में हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, PTC, इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल। देखिए ये है अपवाद। अपवाद में क्या है, हम ध्यान देंगे यहाँ पे ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है ये सहसंयोजक ठोस के यहाँ से, ये इसमें अपवाद नहीं है। तो अपवाद में क्या है कि ये क्या होते हैं, ग्रेफाइट कैसे होते हैं, चिकना होता है, नर्म होते हैं। ग्रेफाइट चिकने होते हैं, नर्म होते हैं और ये परती संरचना होती है। ग्रेफाइट क्या होते हैं, ग्रेफाइट चिकना होता है और नर्म होता है और इनकी जो संरचना होती है वह कई परतों में बनी होती है। देखिए यहाँ पर हम बनाए हुए हैं इसका संरचना है ग्रेफाइट का। तो ये एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, परतें बहुत होती हैं, बस हम यहाँ पर 2 ही बना रहे हैं। अब देखिए ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, ये कार्बन सेम पोजीशन पे है, ये देखिए सेम पोजीशन पे है। तो इनके बीच में क्या है, वांडर वाल बल लगे हुए हैं। क्या ये वांडर वाल बलों के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं। और आपको पता है कि जो वांडर वाल बल जो बल होते हैं वो बहुत ही दुर्बल होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। और जो ये कमजोर होते हैं इसलिए जो इनकी परतें होती है वो आपस में क्या रहती है, एक के ऊपर एक फिसलती रहती है। जो परतें होती हैं वो एक के ऊपर क्या होती है, फिसलती रहती है। जैसे कि एक परत है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में मान लीजिए यहाँ पे एक वांडर वाल बल लगा हुआ है, तो ये काफी दुर्बल बंध है।
तो ये क्या होती हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, फिसलती रहती हैं, ऐसे करके ये फिसलती रहती हैं, जिसके कारण क्या होती है, नर्म होती हैं। क्या होती हैं, नर्म होती हैं, और ये इनका सतह काफी चिकना होता है। और देखिए इनमें आप देखेंगे एक परत और दूसरे परत, एक परत और दूसरे परत का जो लेंथ होता है, जो दूरी होती है, वो 304 पिकोमीटर होता है। एक परत और दूसरे परत की जो बीच की दूरी होती है वो 340 पिकोमीटर के लेंथ में होता है, और एक कार्बन और दूसरे कार्बन की जो बीच की दूरी होती है वो 141.5 पिकोमीटर के लेंथ का होता है। दूसरी बात देखेंगे क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। जो ग्रेफाइट है वो क्या होते हैं, ग्रेफाइट क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। अभी आपने पढ़ा इसमें, तो ग्रेफाइट जो होंगे विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब बताइए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है इसमें। अगर ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, उसमें करंट फ्लो होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आए कहां से, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आए। देखिए यहां देखेंगे हम, ये उनकी संरचना है। अब देखिए इसमें एक कार्बन है, और ये कार्बन जो है एक बंद यहाँ बनाया हुआ है, एक बंद यहाँ और एक बंद यहाँ बनाया हुआ है। देखिए ये कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ पे है। तो आपको पता है कि कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना लिया है और एक यहाँ और एक बंद यहाँ बन गया है। एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है। अब ये क्या करेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, वही तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जो इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वही क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इसके संरचना में, ग्रेफाइट की संरचना में आप देखेंगे यहाँ पर तो बहुत से जो कार्बन है सबके पास 3 ही बंध है, सबके पास 3 बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड है तो सबके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं सब मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, और जिसके कारण ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है।